बर्फ के पीछे आग। एक आईपीएस अधिकारी की प्रेम कहानी जहां कर्तव्य और दिल आमने सामने थे। आईपीएस अनन्या सिंह राठौर, उम्र 30 वर्ष, पद एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, शिमला जिला, हिमाचल प्रदेश। व्यक्तित्व दृढ़, बुद्धिमान, भावनाओं को छुपाने में माहिर, यूपीएससी टॉपर। पिता एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे जो एक ऑपरेशन में शहीद हुए। अनन्या ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेगी। वो कभी प्यार को कमजोरी नहीं मानती थी, बल्कि उसने प्यार को अपनी जिंदगी से बाहर ही रखा था। आदित्य वर्मा, उम्र 33 वर्ष, पेशा पत्रकार, दिल्ली का मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। व्यक्तित्व साहसी, जिद्दी, सच को सामने लाने का जुनून। एक बड़े स्कैंडल को उजागर करने के लिए शिमला आया है। हंसमुख चेहरे के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है। वो अनन्या से पहली बार तब मिलता है जब उसकी कार एक बर्फीली रात में सड़क से नीचे जाते जाते बच जाती है। डीएसपी रवि, अनन्या का वफादार जूनियर, हर मुश्किल में साथ, थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी। राघव मेहता, शिमला के सबसे बड़े ड्रग माफिया का मुखिया, पुलिस के कई अधिकारियों को खरीदा हुआ, स्मार्ट और खतरनाक। डीआईजी प्रकाश नायर, अनन्या के वरिष्ठ अधिकारी, बाहर से कड़क, लेकिन उनकी भूमिका कहानी में उलझती जाएगी। की रात, शिमला कुफरी मार्ग। रात के 11 बज रहे थे। शिमला की सड़कें बर्फ से ढकी हुई थीं। आसमान में बादल इतने घने थे कि एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। पहाड़ों की उन सर्द वादियों में सिर्फ एक चीज गर्म थी, अनन्या सिंह राठौर की आंखों में जलती हुई वो लौ जो किसी केस को सुलझाने से पहले नहीं बुझती थी। अनन्या अपनी सफ़ेद महिंद्रा स्कॉर्पियो में बैठी थी, हाथ में एक केस फाइल और माथे पर 3 बल। पिछले 6 महीनों से शिमला के पहाड़ों में ड्रग्स की एक बड़ी खेप आ रही थी। कुल्लू से शिमला, शिमला से दिल्ली, एक पूरा नेटवर्क। और हर बार जब वो किसी सुराग के करीब पहुंचती, रास्ता बंद हो जाता। तभी उसकी वॉकी टॉकी बजी। डीएसपी रवि, मैडम, कुफरी के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है। कोई दिल्ली का है, शायद पत्रकार। अजीब बात यह है कि उसकी कार को किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी है। वो खुद कह रहा है। अनन्या, कितनी देर पहले? डीएसपी रवि, 20 मिनट। मैडम, उसके पास एक लैपटॉप है और वो किसी को कुछ दिखने नहीं दे रहा। काफी जिद्दी लग रहा है। अनन्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जिद्दी पत्रकार, ये कॉम्बिनेशन उसे पसंद नहीं था, लेकिन जानबूझकर टक्कर, ये बात उसके कानों में अलग तरह से गूंजी। अनन्या, मैं आ रही हूं। घटनास्थल पर पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि एक काले रंग की स्विफ्ट कार सड़क के किनारे खाई की तरफ लटकी हुई थी। आगे का हिस्सा चकनाचूर, और पास में एक लंबा, बेतरतीब बालों वाला आदमी, हाथ में लैपटॉप पकड़े, कंधे पर खून का हल्का निशान, खड़ा हुआ पुलिस वालों से बहस कर रहा था। वो आदित्य वर्मा था। जैसे ही अनन्या गाड़ी से उतरी, उसने देखा कि आदित्य की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा होगा कि ये कौन है, लेकिन जब अनन्या ने अपना आईडी दिखाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आया। घबराहट नहीं, राहत भी नहीं, बल्कि जैसे वो पहले से जानता हो कि इस इलाके का असली खिलाड़ी कौन है। अनन्या, सख्त आवाज में, लैपटॉप दीजिए। आदित्य, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। अनन्या, मैंने पूछा नहीं, लैपटॉप दीजिए। ये एक्सीडेंट साइट है, ये एविडेंस हो सकता है। आदित्य, मैडम, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है और इसमें मेरी 3 साल की इन्वेस्टिगेशन है। बिना वारंट के मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे आप एसपी हों, डीजीपी हों या खुद गृहमंत्री। अनन्या एक पल के लिए रुकी, फिर उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। अनन्या, ठीक है, तो फिर थाने चलिए, एफआईआर दर्ज होगी, बयान होगा। आदित्य, जरूर, लेकिन मैडम पहले ये बताइए, जिस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी उसका नंबर HP03AB7744 था। क्या आपके लोगों ने उसे ट्रेस किया? वो गाड़ी राघव मेहता के ड्राइवर की है। अनन्या की आंखें पल भर के लिए सिकुड़ गईं। राघव मेहता, वही नाम जो 6 महीनों से उसकी नींद उड़ाए हुए था। और ये पत्रकार जो अभी अभी एक जानलेवा हमले से बचा था, इत्मीनान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस रात अनन्या को पहली बार लगा कि शायद ये केस कुछ अलग मोड़ लेने वाला है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मोड़ सिर्फ केस का नहीं होगा। अगली सुबह शिमला एसपी ऑफिस। शिमला में सुबह की पहली धूप जब बर्फ से ढके देवदार के पेड़ों पर पड़ती है तो पूरी वादी सोने जैसी चमकती है। लेकिन अनन्या के लिए सुबह का मतलब था फाइलें, रिपोर्ट्स और वो हर सवाल जो रात को उसे जगाए रखते थे। उसने आदित्य को रात को थाने में रोका नहीं था,
उसके बयान ले लिए थे, उसकी चोट पर पट्टी बंधवाई थी और उसे एक स्थानीय गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम करवा दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद जो नाम उसने लिया था, राघव मेहता, वो अनन्या के दिमाग में चक्कर काट रहा था। सुबह 9 बजे जब वो अपने केस बोर्ड के सामने खड़ी थी, डीएसपी रवि कमरे में घुसा। डीएसपी रवि, मैडम, वो पत्रकार आया है, कहता है आपसे मिलना है। अनन्या बिना पलटे, भेजो। आदित्य कमरे में आया, कंधे पर बैग, हाथ में 2 कप चाय। उसने 1 कप अनन्या की टेबल पर रखा। पहाड़ों में सुबह की चाय के बिना दिन शुरू नहीं होता। अनन्या, मैंने मांगी नहीं थी। आदित्य, आपने रात को मुझे चाय दी थी थाने में, मैं बस एहसान चुका रहा हूं। अनन्या ने कप उठाया, चाय पी, फिर सीधे आदित्य की आंखों में देखा। आप 3 साल से राघव मेहता को कवर कर रहे हैं? आदित्य, हाँ। अनन्या, दिल्ली से बैठकर? आदित्य, दिल्ली से शुरू किया था, कुल्लू गया, मंडी गया, अब शिमला, ट्रेल यहां आकर रुकती है। अनन्या, क्या मिला अब तक? आदित्य एक पल रुका, फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। राघव मेहता एक होटल चेन चलाता है, सरफेस पर, लेकिन उसके होटल्स के बेसमेंट में एक अलग तरह का माल आता जाता है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल्स, जो ऑफिशियली हॉस्पिटल सप्लाईज के नाम पर इंपोर्ट होते हैं, और अनऑफिशियली? अनन्या धीरे से, ड्रग्स की खेप? आदित्य, सिर्फ ड्रग्स नहीं मैडम, राघव मेहता के तार ऊपर तक जाते हैं। मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अभी तक नहीं मिली, वो वेयरहाउस, वो असली ठिकाना जहां माल आता है। अनन्या, और आप शिमला क्यों आए? आदित्य एक फ़ोटो दिखाते हुए, क्योंकि मेरे सोर्स ने मुझे ये तस्वीर भेजी। ये कुफरी के पास एक पुराना ऑर्चर्ड है, देखिए, वहाँ एक नई इमारत बन रही है, किसी परमिट के बिना। अनन्या ने फ़ोटो गौर से देखी, उसकी उंगलियां थोड़ी कांपीं, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। वो जगह वो जानती थी और उसे पता था कि उस ज़मीन का मालिक कौन था। अनन्या धीरे से, नई कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? आदित्य, प्रीफैब स्ट्रक्चर, 1 हफ्ते में खड़ा हो जाता है, मैंने कुल्लू में ऐसा ही एक देखा था। अनन्या ने अपनी टॉर्च निकाली और इमारत के चारों तरफ चक्कर लगाया। पीछे की तरफ एक छोटा सा डोर था, ताला, लेकिन ताले की ठीक नीचे जमीन पर ताजे कीचड़ के निशान, बड़े टायरों के। अनन्या, यहां कुछ आया है। कब? पिछले 24 घंटों में, बर्फ अभी ताजी है, इन निशानों पर ज्यादा बर्फ नहीं जमी। अचानक जंगल में एक आवाज आई, शाखाओं के टूटने की। दोनों एकदम चुप हो गए। अनन्या ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला, आदित्य को इशारे से पीछे हटने को कहा, लेकिन आदित्य पीछे नहीं हटा। दोनों एक पेड़ की ओट में छुप गए, सांसें रोककर, इतने करीब कि अनन्या को आदित्य की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। जंगल में एक जानवर, शायद हिरन, निकला और चला गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब अनन्या ने पलट कर देखा तो आदित्य उससे बस कुछ इंच दूर था। उनकी आंखें मिली, 1 पल, 2 पल, 3 पल, फिर अनन्या ने नजरें हटा लीं। अनन्या प्रोफेशनल टोन में, वापस चलते हैं, ये लोकेशन नोट कर लीजिए, कल सर्वेलेंस टीम यहां आएगी। लेकिन उस पल में जो हुआ था वो दोनों में से कोई भी भूल नहीं पाएगा। 5वां दिन, शिमला। केस की दुनिया के बाहर बिल्कुल एक्सीडेंटली दोनों एक शाम मॉल रोड पर मिले। अनन्या ड्यूटी के बाद निकली थी, बिना वर्दी, सादे कपड़ों में, एक वार्म जैकेट, बाल खुले। वो एक बुक शॉप में घुसी थी, जो उसकी पुरानी आदत थी। आदित्य वहीं था, उसी बुक शॉप में, एक कोने में बैठा, हिमाचल की लोकल हिस्ट्री की एक किताब पढ़ रहा था। दोनों की नजरें मिली और दोनों को एक पल के लिए ऑकवर्डनेस हुई। आदित्य किताब उठाते हुए, हिमाचल की लोक देवता, आपको पता था इस इलाके में 330 से ज्यादा लोकल डेटीज हैं? अनन्या दूसरी किताब देखते हुए, हाँ, और हर देवता की अपनी कहानी है। आदित्य, आप यहाँ अकेले आती हैं? अनन्या, हाँ, ड्यूटी के बाद। आदित्य, अकेलापन नहीं लगता? अनन्या ने एक किताब उठाई और उलटने लगी। किताबें साथ हों तो अकेलापन नहीं लगता। आदित्य धीरे से, और लोग? अनन्या एक पल रुककर, लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। आदित्य ने अपनी किताब बंद की। मैं भी यही सोचता था, जब तक एक दोस्त ने रुका। एक दोस्त था मेरा, कबीर, वो भी जर्नलिस्ट था। हम साथ इस स्टोरी पर काम कर रहे थे। 2 साल पहले उसे कुल्लू में किसी ने सांस ली, वो मिला नहीं, उसकी लाश भी नहीं मिली। कमरे में एक गहरी खामोशी। अनन्या ने अपनी किताब रख दी। उसने आदित्य की तरफ देखा, पहली बार इतनी गहराई से। अनन्या धीरे से, मेरे पिता भी एक ऑपरेशन में गए थे, वापस नहीं आए, मैं 12 साल की थी। आदित्य, उसने उसकी आंखों में देखा, इसीलिए?
अनन्या, इसीलिए। उस एक शब्द में इसीलिए में दोनों की पूरी जिंदगी थी। कोई इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था। वो शाम लंबी खिंची। दोनों बुक शॉप से निकले, मॉल रोड पर चले। ऊपर बादल थे, नीचे शिमला की रोशनियां थीं। उन्होंने घंटों बातें की, पहाड़ों के बारे में, जिंदगी के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो दोनों कभी किसी से शेयर नहीं करते थे। और जब रात गहरी हो गई, अनन्या के लिए वापस जाने का वक्त आया। आदित्य, शुक्रिया। अनन्या, किस बात का? आदित्य, आज रात के लिए। गेस्ट हाउस। अनन्या ने आदित्य को बुलाया। इस बार ऑफिस नहीं, उसने उसे एक न्यूट्रल जगह बुलाया। शिमला के बाहर एक छोटा कैफे, जहां ज्यादा लोग नहीं आते। आदित्य आया। उसने अनन्या के चेहरे पर कुछ देखा। उस वार्मथ की जगह एक दीवार खड़ी थी। आदित्य, सब ठीक है? अनन्या, आप कुल्लू में थे जब कबीर गायब हुआ था। आदित्य का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आदित्य, धीरे से, हाँ। अनन्या, क्यों? आदित्य, हम साथ थे। उस रात हम वेयरहाउस ढूंढ रहे थे। मैं बाहर था, वो अंदर गया। मैं उसका इंतजार करता रहा। वो वापस नहीं आया। आवाज भारी हो गई। मैंने पुलिस को कॉल किया। रात भर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। अनन्या, और आपने ऑफिशियल एफआईआर में क्या लिखा? आदित्य, मैंने सच लिखा, लेकिन लोकल पुलिस ने। अनन्या, लोकल पुलिस ने क्या? आदित्य, आंखें उठाकर, केस क्लोज कर दिया 1 हफ्ते में। मिसिंग पर्सन कैटेगरी में, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मुझे तब पहली बार समझ आया कि पुलिस में कितना डीप है ये नेटवर्क। अनन्या बहुत देर चुप रही। उसे पता था कि एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचना होगा, लेकिन उस वक्त उसके दिल में एक आवाज थी जो कह रही थी कि ये आदमी सच बोल रहा है। दोनों इंस्टिंक्ट्स आपस में लड़ रहे थे। अनन्या, धीरे से, मुझे माफ करना, मुझे डाउट हुआ। आदित्य, बिना नाराजगी के, आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आपको डाउट होना चाहिए था। मैं बुरा नहीं माना। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। बर्फ पड़ रही थी। अनन्या, कबीर के बारे में जो भी आपके पास है सब शेयर करें। अगर उसके साथ जो हुआ वो राघव ने करवाया तो मैं उसे जरूर पकड़ूंगी। आदित्य, आंखें नम, शुक्रिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दीवार हट गई थी। जो बचा था वो बहुत कुछ था, और दोनों डरे हुए थे उसे एक्नॉलेज करने से। सर्विलेंस के 10 दिन बाद अनन्या की टीम को वो मिल गया जिसका इंतजार था। एक ट्रक रात को 3 बजे ऑर्चर्ड में आया था। टीम ने पूरा ऑपरेशन प्लान किया, लेकिन उसी रात आदित्य को एक एनोनिमस मैसेज मिली। किसी ने उसे एक लोकेशन भेजी। आना होगा, कबीर के बारे में कुछ है। अनन्या ने ये मैसेज आदित्य को दिखाई। अनन्या, ये ट्रैप हो सकता है। आदित्य, हाँ, लेकिन अगर सच में कबीर के बारे में कुछ है। अनन्या, एक लंबी सांस लेकर, हम दोनों साथ जाएंगे और टीम को बैकअप पर रखूंगी। वो लोकेशन एक पुरानी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी, शिमला से 10 किलोमीटर दूर। रात के 2 बजे वो वहां पहुंचे। बिल्डिंग के अंदर एक आदमी था, बुजुर्ग, डरा हुआ। उसने खुद को रमेश बताया, राघव के नेटवर्क का पूर्व मेंबर। रमेश, कांपती आवाज में, मैं बहुत साल पहले उनके साथ था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कबीर को। रुका, मैं यहां से भागना चाहता था, पर उन्होंने मुझे रोके रखा। अब मैं बीमार हूं, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सच बोलना चाहता हूं। आदित्य, आगे झुककर, कबीर कहाँ है? रमेश, आंसुओं के साथ, वो नहीं रहा। उसे उस वेयरहाउस में। मुझे माफ करो। आदित्य की आंखें बंद हो गईं। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश, लेकिन उसने जो एविडेंस कलेक्ट किया था वो एक पेनड्राइव में था। उसने वो पेनड्राइव एक जगह छुपाई थी। वो जगह मुझे पता है। अगले 1 घंटे में रमेश ने सब कुछ बता दिया। वेयरहाउस का असली लोकेशन, राघव के कनेक्शंस, और वो पेनड्राइव जहां कबीर ने अपना सारा काम सेव किया था। लेकिन जैसे ही रमेश ने लोकेशन बताई, बिल्डिंग के बाहर आवाजें आईं। अनन्या, धीरे से, कोई है बाहर। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला। डीएसपी रवि को कॉल किया। बैकअप, अभी। 2 आदमी अंदर घुसे। गोलियां चली। अनन्या ने एक को डिसेबल किया। आदित्य ने दूसरे से रमेश को बचाया। डीएसपी रवि की टीम 5 मिनट में पहुंची। दोनों अटैकर्स गिरफ्तार। रमेश बच गया। पेनड्राइव का लोकेशन मिल गया। उस रात जब सब शांत हुआ, आदित्य बाहर खड़ा था, बर्फ में,
अकेले। अनन्या उसके पास गई। अनन्या, धीरे से, कबीर को तुम्हारे इस काम पर गर्व होता। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस एक आंसू गालों पर उतरा। अनन्या ने बिना सोचे, बिना कैलकुलेट किए उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों देर तक वहीं खड़े रहे। बर्फ गिरती रही। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, खामोशी से बनते हैं। पेन ड्राइव से जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। कबीर ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन सेव की थी, अकाउंट्स, फोटोज, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, लेकिन सबसे एक्सप्लोजिव था एक ऑडियो जिसमें राघव मेहता किसी से बात कर रहा था, और वो कोई था डीआईजी प्रकाश नायर। अनन्या के हाथ से पेन ड्राइव गिरते गिरते बची। उसका अपना सीनियर ऑफिसर, जिसे उसने ट्रस्ट किया था, जिसे उसने थ्रेट कॉल के बारे में बताया था, और जिसने शायद इसीलिए राघव को वार्निंग दी थी। उसने डीआईजी नायर को सस्पेक्ट बताते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्टली कांटेक्ट किया, एविडेंस शेयर किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ऑपरेशन ऑथराइजेशन सीबीआई दे, डिपार्टमेंट को नहीं। सीबीआई ने हां कहा। फाइनल ऑपरेशन की रात शिमला की सबसे ठंडी रात थी। टेम्परेचर -5, आसमान साफ, तारे भरे। अनन्या की टीम ने वेयरहाउस को घेर लिया। राघव मेहता वहां था। एक बड़ी खेप आई थी। ऑपरेशन परफेक्ट था। 15 मिनट में वेयरहाउस सील, 2 करोड़ की ड्रग्स सीज्ड, राघव और उसके 6 गुर्गे गिरफ्तार। लेकिन जब अनन्या बाहर निकली, डीआईजी नायर की गाड़ी वहां खड़ी थी। उन्हें शायद टिप मिल गई थी। वो भागने की कोशिश में थे। अनन्या ने खुद उनकी गाड़ी रोकी। डीआईजी नायर घबराहट में, अनन्या तुम समझती नहीं। अनन्या बिल्कुल शांत ठंडी आवाज में, डीआईजी प्रकाश नायर, आप एक करप्ट ऑफिसर है, आप अरेस्टेड है। उसने हथकड़ी लगाई। उस पल उसे पिता की याद आई, जो किसी करप्ट सिस्टम का शिकार हुए थे। आज उसने उस सिस्टम को थोड़ा तोड़ा था। कुछ जख्म भरते नहीं, लेकिन इंसाफ उन्हें थोड़ा कम दर्द देता है। ऑपरेशन के बाद शिमला में एक अजीब सी शांति थी। न्यूज चैनल्स पर अनन्या की तस्वीर थी। लेडी आईपीएस ब्रिंग्स डाउन ड्रग नेटवर्क हेडलाइंस थे। लेकिन अनन्या को हेडलाइन से कोई मतलब नहीं था। वो मॉल रोड पर उसी बुक शॉप में बैठी थी, एक किताब लेकर, लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। उसे पता था आदित्य आज दिल्ली वापस जाएगा। उसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। कबीर को इंसाफ मिला था। और उसे क्या मिला? दरवाजा खुला, आदित्य आया, बैग लिए हुए। आदित्य, मुझे पता था तुम यहीं होगी। अनन्या ने किताब नीचे रखी। अनन्या, जा रहे हो? आदित्य, हाँ। रुका। अनन्या, मत कहो। आदित्य, क्यों? अनन्या, क्योंकि अगर तुमने कहा तो मुझे भी कहना पड़ेगा, और मैं उसके बाद प्रोफेशनल नहीं रह पाऊंगी। आदित्य हंसा, वो हंसी जो उसने पहली रात सुनी थी। तुम सबसे बड़ी कावड़ हो जो मैंने देखी है। अनन्या चौंक कर, क्या? आदित्य, ड्रग माफियाओं से नहीं डरती, डीआईजी को अरेस्ट करती हो, करप्ट सिस्टम को चैलेंज करती हो, लेकिन एक बात कहने से डरती हो। अनन्या खड़ी हो गई। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आदित्य, मैं जानता हूं तुम्हारी पोस्टिंग बदलती रहती है, मेरा काम दिल्ली में है, लेकिन अनन्या, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तुम आईपीएस हो, ये तुम्हारी पहचान है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। अनन्या बहुत देर चुप रही, फिर बहुत धीरे से, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा। आदित्य, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम दोनों इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम फिगर आउट कर लेंगे। अनन्या के होठों पर वो मुस्कान आई जो उसने पहले कभी किसी के सामने नहीं आने दी थी। अनन्या, दिल्ली में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आदित्य, या मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए शिमला बीट कवर कर सकता हूं। दोनों की नजरें मिलीं, और इस बार किसी ने नहीं हटाई। पहाड़ों में जब बर्फ पिघलती है तो नदियां बहने लगती हैं। कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ, 2 दिलों में। शिमला में मार्च की धूप ने बर्फ पिघलानी शुरू कर दी थी। पहाड़ों पर हरियाली आने लगी थी, और एसपी ऑफिस में अनन्या की नई केस फाइल्स आ गई थीं। राघव मेहता की ट्रायल चल रही थी। डीआईजी नायर सस्पेंडेड थे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी थी। और आदित्य, वो शिमला में था, एक लोकल न्यूज़पेपर के साथ फ्रीलांस कोलैबोरेशन पर। ऑफिशियली, अनऑफिशियली वो हर शाम उस बुक शॉप में होता था। एक शाम जब वो दोनों जाखू हिल की तरफ बढ़ रहे थे सनसेट देखने, आदित्य ने पूछा, तुम्हें कभी रिग्रेट होता है इस जॉब का? अनन्या सोचते हुए, नहीं,
लेकिन कभी कभी थकान होती है जब लगता है सिस्टम बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे। आदित्य: और तब? अनन्या: तब मैं पिता की वो बात याद करती हूँ जो उन्होंने कही थी, एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी सिस्टम को ठीक करना नहीं होती, एक एक इंसान को इंसाफ दिलाना होता है, बाकी अपने आप ठीक हो जाता है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आदित्य: तुम्हारे पिता बहुत वाइज थे। अनन्या मुस्कुराते हुए: थे, और मुझे लगता है उन्हें आज खुशी होती। जाखू हिल की चोटी से शिमला दिख रहा था, एक छोटे से खिलौने शहर की तरह। दूर पहाड़ों पर बर्फ अभी भी थी, लेकिन नर्म, पिघलती हुई। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। अनन्या ने इस बार हाथ नहीं छुड़ाया। कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सही वक्त पर आते हैं।